नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए एक यूरोलॉजिस्ट जुड़ रहे हैं, यूरोलॉजी एक्सपर्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो हमारा ये टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही सेंसिटिव भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि यूरोलॉजिस्ट आखिरकार करते क्या हैं और यूरोलॉजी के डॉक्टर किस तरीके की बीमारियों का इलाज करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज में और हमारे प्रदेश में या देश में अगर बात करें तो यूरोलॉजी होती क्या है, इसे लेकर लोगों में काफी कमी देखी गई है अवेयरनेस की। और इस अवेयरनेस की कमी को पूरा करने के लिए ही हमारे इस कार्यक्रम को इस टॉपिक पर जो है डिस्कस करने के लिए हमने तय किया है, ताकि हम जनता तक यूरोलॉजिस्ट और यूरोलॉजी के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी जो है वो दे पाए। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है ये, और जो हमारे इस प्रोग्राम के सबसे खास गेस्ट हैं आज, वो एक यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर वरुण। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। डॉक्टर वरुण, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है, लोग इस पर बात करना चाहते नहीं हैं और बात करने से लोग बचते हैं। वो चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने डॉक्टर से इस चीज को कंसर्न करें, किसी को पता ना चले। तो एक तो बड़ी बात है कि लोग जो है झिझकते हैं इसके लिए, और सबसे बड़ी बात कि यूरोलॉजिस्ट होता क्या है, यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर करते क्या है, ये लोगों में कमी है। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यही होगा कि यूरोलॉजी क्या है? मैम, यूरोलॉजी ऐसा है कि जो यूरिन से रिलेटेड जो भी तकलीफ होती है, जितनी भी आपकी तकलीफ जो यूरिन से होती, यूरिन ज़्यादा लगना, यूरिन कम लगना, या स्टोन्स बनना, या मेल इनफर्टिलिटी से कोई भी ले तकलीफ हो, या फिर आपका किडनी में जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका जो सर्जिकल ब्रांच है, या जो यूरिन से रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो, उसका जो सर्जिकल पार्ट हो, या फिर जो आपका मेडिकेशन से जिसका आप कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज यूरोलॉजी। तो बेसिकली जो यूरिन इन्फेक्शंस या इन सारी चीजों से संबंधित होते हैं, जी, ये यूरोलॉजी के डॉक्टर्स जो हैं हाँ, उसे फिगर आउट करते हैं। ओके, यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर जो होते हैं, यूरोलॉजी के डॉक्टर्स होते हैं, उनका मुख्य काम क्या क्या होता है? उनका मुख्य काम होता है कि वो यूरिन से रिलेटेड कोई भी जो तकलीफ है, चाहे वो प्रोस्टेट की तकलीफ हो, रीनल कैंसर हो, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा हो, या फिर आपका स्टोन्स हो, या फिर एंड्रोलॉजिकल डिसीज, मतलब जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो डिसीज़ हैं, या फिर आपके जो भी यूरिन में अगर जैसे खून आ रहा है या और भी कोई तकलीफ है, उससे रिलेटेड उनकी सर्जरी भी करते हैं, उनका कंजर्वेटिवली या जो दवाइयों से ट्रीटमेंट भी करते हैं। डॉक्टर वरुण, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि लोगों में इसकी जागरूकता की कमी है। और ऐसा क्यों है कि अब तक के लोगों को यूरोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा मालूम नहीं है? क्या लोग झिझकते हैं इस बारे में बात करने से? झिझकते तो मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा है, बट हाँ, कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका होती है कि हमको किनसे मिलना है पहले, या किनको हमको बताना है, किनको अपनी बातें कहनी है, शेयर करनी है। जब तकलीफ होती है तो वो बताने के लिए घबराते हैं लोग, जल्दी से नहीं बता पाते। दूसरा ये होता है कि कुछ फीमेल्स हैं, उनको कुछ इनकॉन्टिनेंस जैसी कुछ डिसीज होती हैं, जिसमें यूरिन लीक होता है। ये जो होता है, इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। कुछ एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, जनरली प्रोस्टेट की तकलीफ जितनी भी है वो सारे एक उम्र के बाद सबको होती है। तो वैसी चीज़ें होती कि जो घर के जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अपनी चीज़ें क्योंकि वो ऑलरेडी एक समय गुजार चुके होते हैं और अपने घर में बहुत बड़े होते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को, स्पेशली जो यूरिन से रिलेटेड है, वो जल्दी से बताना नहीं चाहते। वो खुद में ही अंदर दबा दबा के रह लेते हैं, या फिर सेल्फ ट्रीटमेंट कराते हैं, या फिर किसी भी और बंदों से मिलते हैं या दोस्तों से कभी शेयर कर ले, पर जिनके पास जाना चाहिए, जिनसे शेयर करना चाहिए, उनसे नहीं कर पाते। कई बार ऐसा भी होता होगा कि झिझक में वो लोग बहुत ज्यादा, जब कंडीशन बिगड़ जाती है तो आपके पास पहुंचते होंगे। कई बार ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति में आप उनको क्या सलाह देते हैं? जितने जल्दी आपको ऐसा कोई भी आपके मन में आता है, सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो जितने जल्दी आप अपने डॉक्टर से मिलें, यूरोलॉजिस्ट से मिलें, वो सबसे अच्छा है। आपको क्या लगता है कि यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स और यूरोलॉजी के बारे में आज के लोगों को जागरूक होने की, जानने की और अवेयर होने की कितनी आवश्यकता है?
सारे जितने भी हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत सिंपल सी बात है कि ये सारे लोगों को जानना चाहिए कि किस किस डिपार्टमेंट के लोग किस किस जिनको जिस तरह की बीमारी उनको किस तरह के डॉक्टर से मिलना है वो सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जैसे गायनेकोलॉजिस्ट को इशू है यानी कोई गायनेकोलॉजिकल इशू है तो गायनेकोलॉजिस्ट से मिले। कोई मेडिसिन से रिलेटेड है, लाइक आपका बीपी हो गया, शुगर हो गया, या फिर आपका हार्ट से रिलेटेड तकलीफ है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिल रहे हैं। तो वैसे ही यूरोलॉजी की तकलीफ है तो यूरोलॉजिस्ट से मिलें। बट अगर किडनी के और भी तकलीफ है, जैसे कि आपका क्रिएटिनिन वगैरह रेस कर रहा है और वो डायबिटीज़ या दूसरे और चीज़ों के कारण हो रहा है, तो उसके लिए आप नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें। सो एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है कि नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में क्या डिफरेंस मेरा है। ये दूसरा सवाल यही था कि यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में डिफरेंसेस क्या है, लोग कैसे जाने इसके बारे में। देखिए, नेफ्रोलॉजी एक है जो उसका किडनी में, पर्टिकुलर किडनी में जो होती है उसमें जो बीमारियां होती हैं तो उसकी बीमारियों को ट्रीट करते हैं। रीनल ट्रांसप्लांट के लिए तो उसके लिए हम नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलते हैं। कई लोगों के जिनको डायलिसिस की आवश्यकता होती है, यस, जिनको लगता है कि हाँ यूरिन करने में तकलीफ हो रही है और डायलिसिस की नीड हो सकती है। क्रिएटिनिन कई लोगों का बढ़ता है, कई लोगों का हाइपरटेंशन, कई लोगों का शुगर के कारण, कई लोगों को बहुत सारे अलग अलग एक्यूट क्रॉनिक किडनी डिसीज होते हैं, उसके कारण भी उनको नेफ्रोलॉजिस्ट की नीड होती है। तो वो कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं उसको। अगर डायलिसिस की नीड होती है तो वो डायलिसिस के लिए भी होता है, और अगर उनको और भी ज़्यादा तकलीफ होती है और लगता है कि नहीं इसके बाद भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है तो फिर हम रीनल ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट मिलके काम करते हैं और उसी का सर्जिकल काम जो है, और यूरिन से रिलेटेड जितनी भी तकलीफ़ें हैं उसके बाद किडनी के साथ साथ जो पूरे यूरोजेनेटल सिस्टम के, वो यूरोलॉजी का काम है, उसका जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। ये कॉमन यूटीआई क्या होता है। कॉमन यूटीआई मतलब मैम यूरिन में करने में जलन होना या तकलीफ होना या दर्द होना, वो जो है दिस इज नोन एज अ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिन के रास्ते में कहीं पे भी अगर आपको जलन या दर्द या तकलीफ हो रही है या यूरिन करने में यूरिन बार बार लग रहा है, ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो यूटीआई में काउंट किया जाता है, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं या पेशाब की बीमारियों में काउंट किया जाता है। उसके अलग अलग रीज़न भी हो सकते हैं और अलग अलग जगह से होता है तो उसके कारण उनका नाम भी अलग अलग होता है। ओके, इसके अलावा मेरे को ये पूछना था कि जैसे कि यूरिनल इन्फेक्शंस तो होते ही हैं, कई बार इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं और इन्फेक्शन होने की वजह से जब यूरिन पास करते हैं तो उसमें ब्लड भी आने लगता है। हाँ, तो कुछ को ऐसी आता है। सिचुएशन में पेशेंट क्या क्या सोच लेता है आपके पास पहुंचने से पहले। डर तो बहुत सारे होते हैं, कुछ सच में होते हैं कि कई कई सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप रिनल कैंसर तक भी सिम्टम्स हो सकते हैं, या ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है या प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है, तो उसमें ब्लड आता ही है। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं कि जो यूटीआई होता है, बेसिक यूटीआई हुआ या जैसे आप इसको सिस्टाइटिस बोल सकते हैं या फिर यूरेथ्राइटिस है, उस समय भी या रुकावट कहीं होती है उसके कारण से भी वो अंदर उसमें इन्फ्लेमेशन हो के वो उसके बाद वहाँ पे सिकुड़ने और क्या कहते हैं ढीला होने के कारण से वो यूरिन के रास्ते में भी कई बार ब्लड आता है। तो यानी कि ये कोई बहुत मेजर समस्या नहीं दोनों होती तरह की हो सकती है, कुछ मेजर भी हो सकती है बट जनरली जो होती है वो कम होती है मेजर। कई लोगों को स्टोन्स के कारण भी यूरिन में ब्लड आता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो इसीलिए जब कंफर्म करते कि आपको जब यूरिन करने के समय में ब्लड कहाँ से आ रहा है, यानी यूरिन करने के शुरू में आ रहा है कि आखिरी में आ रहा है कि पूरे यूरिन के फ्लो के टाइम आ रहा है या बीच में आ रहा है, उसके हिसाब से आप सिम्टम भी डिसाइड करते हैं कि क्या हो सकता है। यूटीआई का है तो यूटीआई का कौन सा पार्ट है, स्टोन का है कि स्ट्रक्चर यूरेथ्रा का है कि पेनाइल इंजुरीज का है कि किडनी से है या ब्लैडर से, इस तरह से पता चल सकता है। ये स्टोन सबसे बड़ी और कॉमन समस्या है, तो स्टोन होता क्यों है और इसके अलावा इसका इलाज क्या है स्टोन का। हाँ, स्टोन का मैम, एक स्टोन अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट एक टॉपिक है जिस पर डिस्कस करना चाहिए सभी को। बट बहुत सिंपल सी चीज़ है। स्टोन होने का कारण एक है कि जब हम बहुत सारा काम तो करते हैं
पर हम उतने सही तरीके से पानी नहीं पी पाते और प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं होता, शरीर में पानी की कमी होती है और यूरिन जो होता है वो आपका गाढ़ा होते जाता है, गाढ़ा होके क्रिस्टलाइजेशन किस्म होता है और वो यूरिन ही अंदर किडनी पे वो धीरे धीरे गाढ़ा होके स्टोन बनाता है। और आपके शरीर में कौन से क्रिस्टल्स हैं वो ज़्यादा हैं और कौन से क्रिस्टल्स ज़्यादा आपस में मिलके वो एक्यूमुलेट होके मिलके आपस में कौन सा पत्थर बनाते हैं, उसको उससे पता चलता है कि वो कौन सा स्टोन है, ऑक्सलेट स्टोन है कि न कुछ और है कि यूरिक एसिड का है। तो वो यानी जितने भी अलग अलग आपके स्टोन्स हैं वो अलग वो अलग आप टाइप उससे ही होते हैं। सब पता लगा पाते हैं कि ये किस तरीके का है। तो हर बार स्टोन जो है वो सिर्फ दवाइयों से ही ठीक किया जा सकता है या फिर जरूरत पड़ती है ऑपरेट करने की? दोनों तरह की साइज के, स्टोन के साइज पे डिपेंड करता है, स्टोन कहाँ पे है ये भी डिपेंड करता है और स्टोन कितना तकलीफ दे रहा है, तो कितने जल्दी सर्जरी की नीड है। क्योंकि जब स्टोन का दर्द होता है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत एक्यूट होता है, तो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है। लोग आपस में ही यानी अपनी ही जगह पे कई बार ऐसा लगता है कि वो कूद रहे हैं या संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सीवियर पेन होता है उस समय। और स्पेशली जब वो यूरेटर वगैरह में कहीं जाके फंसा हो तो और भी ज़्यादा। तो ये स्टोन की समस्या हो ही ना, इसके लिए क्या करना चाहिए ताकि ये स्टोन हो ही ना? स्टोन तो सबको बनता है, ऐसा नहीं कि स्टोन नहीं बनता, स्टोन सबको बनता है। बस ये है कि और वो 99.9% टाइम स्टोन निकल जाता है पानी के पीने से या बनने के समय पे ही। बट जो नहीं निकल पाता वही स्टोन जाके बड़ा होता है और ये सबको बनता है। और किसी की बॉडी की टेंडेंसी होती कि जो ज़्यादा बनाते हैं स्टोन्स, किसी की बॉडी की टेंडेंसी होती कि कम होती है। लेकिन हमको अगर उससे बचना है तो दो चार चीज़ें हैं जो बहुत सिंपल है। हमको हर घंटे एक गिलास पानी पीना चाहिए, पानी पियेंगे, प्रॉपर हाइड्रेटेड रहेंगे, जब पेशाब लगे और पेशाब करें और इन्हें ज़बरदस्ती का ना रोकें तो पहले तो निकलेगा। एक्टिव रहते हैं तो लोग जो एक्टिव होते हैं जनरली उनको कम होता है, पर उसके साथ भी आपको हाइड्रेशन आवश्यक है। आपने एक बात बोली कि जबरदस्ती जो है अपनी यूरिन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हाँ। जो बाहर गए, यानी कि मतलब हमारी ही फील्ड पे अगर हम बात करें तो जी। हम बाहर जाते हैं तो ऐसी कई सारी जगह होती है जहां पर ऐसी सिचुएशन हमें भी बन हाँ, जाती है। सबको बनती तो है। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं और ये क्यों नहीं मतलब रोकना चाहिए और क्या? ज़्यादा रोकने से मैम ऐसा होता है कि जब ज़्यादा आप होल्ड करते हैं तो यूरिन धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उससे तो प्रेशर अलग होता है। कई बार उसके कारण से हाइपरटेंशन वगैरह के भी चांसेस हो सकते हैं, कई बार और भी बीमारियां हो सकती हैं, कई बार वो यूटीआई को भी लीड करता है। और वही सारी चीज़ें कभी कभी जब होता है कि जब हम ये हमारे बहुत ज़्यादा आदत में शुमार हो जाता है तो वो स्टोन्स भी बना सकता है। और यूरिन के रास्ते में कहीं पे भी रुकावट हो, कुछ भी हो, तो उसके कारण से भी स्टोन बनते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितना आपको लगे, इवन बुक्स पे भी यही मेंशन है कि जब आपको लग रहा है तो थोड़ी देर की बात अलग है, पर अगर पॉसिबल है तो आप समय पे जाके अपने आप को रिलीज कर लें, प्रेशर रिलीज कर लें या यूरिनेट कर लें, सब सही हो जाएगा फिर। मतलब अगर हम ऐसा करते हैं तो वो आगे चल के प्रॉब्लम करेगा। हाँ, यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ से बचने का बहुत सिंपल तरीका है। हम लोग हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सोचते हैं, बट चीज़ें बहुत इजीली मैनेजेबल है अगर हम उसको ध्यान दें कि प्रॉपर हाइड्रेटेड रहें, प्रॉपर एक्सरसाइजिंग रहें, समय पे यूरिन करें, तो सारी चीज़ें हो सकता है कंट्रोल पे रहे बहुत अच्छे से। इसके अलावा यूरिन में इन्फेक्शन होता है, कई बार ऐसा इन्फेक्शन होता है यूरिन पास करने में भी उन्हें बहुत तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है। ऐसी सिचुएशन में भी पेशेंट आपके पास पहुंचते होंगे और कुछ ना कुछ अपने दिमाग से वो सोच लेते होंगे। तो ऐसी सिचुएशन जब आपको देखने मिलती है तो वो क्या क्या दिमाग में ख्याली पुलाव पका लेते हैं और आप डील कैसे करते हैं उससे? होता है ये मैम कि जब जैसा आपने पहले बोला कि कई लोगों को यूरिन करने में डिफ़िकल्टी होती है बहुत ज़्यादा, वो मेल को भी होती है, फीमेल को भी होती है। तो अगर वो यंग है जनरली तो दो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट करते हैं कि एक तो फीमेल यूरेथ्रा में भी यूरिन के रास्ते में कहीं रुकावट हो सकती है, यूरेटर में भी कहीं रुकावट हो सकती है जो किडनी से ब्लैडर या जिसको हम कोथा भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी हिंदी में, यस, ओके।
तो उसके बीच में यूरेटर होता है, वहाँ के रास्ते में भी रुकावट होती है, उसके कारण भी यूरिन के फ्लो में डिफ़िकल्टी होती है। और दूसरा एक होता है स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, जो पेशाब के रास्ते में, वो फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है, जो वन ऑफ बेसिक जो कॉज होता है यूरिन के रास्ते में रुकावट का, वो यंग पेशेंट्स में, स्पेशली इन मेल्स। तो उनको अगर ये हो रहा है तो स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा है, तो उसके कारण हो सकता है। या तो दूसरा जो सबसे बड़ा जो है, जो हम जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट, तो एक होता है प्रोस्टेट की बीमारी। अगर वो उम्र दराज हैं, अगर वो 60 के ऊपर हैं, तो जैसा होता है कि औरतों में होता है मेनोपॉज, वैसे ही आदमियों में होता है एंड्रोपॉज। तो जब एंड्रोपॉज होता है तो प्रोस्टेट या पुरुषस्थ की ग्रंथि जो बोलते हैं, वो होता है कि धीरे धीरे आपस में एंड्रोपॉज के, तो वो अंदर ही अंदर वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है हार्मोनल चेंजेस के कारण। अब बात ये है कि यानी फीमेल्स में तो यानी प्रोस्टेट होता है नहीं, तो उनका यूरिन के फ्लो में कोई ऐसे डिफ़िकल्टी नहीं। लेकिन मेल्स में होता है कि यूरिन का जो रास्ता है प्रोस्टेट के बीच से होके जाता है और उसका थ्रू पेनिस वो बाहर आता है, तो इसीलिए उस ग्रंथि को पुरुषस्थ की ग्रंथि बोलते हैं। और वो जब बढ़ता है तो खाली बाहर से नहीं बढ़ता, वो अंदर से भी बराबर ग्रोथ करता है। तो यूरिन का जो रास्ता होता है वो आपस में खुद ही सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ता है तो एकदम उससे कई बार यूरिन बंद ही हो जाता है आना, तो उसके कारण भी यूरिन का रास्ता में उसके रास्ते में रुकावट होती है। तो ये जो प्रोस्टेट जो आप बता रहे हैं, इसके बारे में भी लोगों को बहुत ही कम नॉलेज होगा। दूसरी बात ये कि इसके सिम्टम क्या होते हैं, कैसे सामने वाले को आप ये बता पाएंगे कि इस तरह के अगर सिम्टम अगर आपको आए तो आप तत्काल रूप से आकर इलाज करवाएं, अपने नज़दीकी जो भी यूरोलॉजिस्ट है उससे मिले जाकर। हाँ। क्या सिम्टम होते हैं इसमें? 2-4 बहुत बेसिक सिम्टम्स होते हैं। बहुत बार बार जब यूरिन आता है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बेसिकली ये होता है कि एक एज के बाद होता है कि 60 से 65, आजकल कुछ यंग लोगों में भी हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द चेंजेस जो भी है। लेकिन जनरली जो होता है एंड्रोपॉज, यानी जितने को भी होना है एंड्रोपॉज होने के बाद ही होना है। और एंड्रोपॉज होने के बाद जो होता है कि जो 60 से 65 या 70 की उम्र में सबको होता है, किसी को नहीं होता है। जैसे औरतों में मेनोपॉज के बाद कई को तकलीफ नहीं होती, कई को होती है, वैसे ही कई मेल है जिनको तकलीफ होती, किसी को नहीं होती। होता सबको है, बट किसी को उससे तकलीफ होती है और किसी को नहीं होती है। और उसमें जो सिम्टम्स आते हैं कि बार बार पेशाब लगना होता है, और यूरिन जो है बहुत दूर तक नहीं जा पाता, पास में ही गिर जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब जोर से लगता है यूरिन आ रहा है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते, जाते जाते कुछ ड्रॉप्स निकल जाते हैं, या ड्रिबलिंग भी बोलते हैं जिसको, या कई लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, या काफ़ी देर तक आपको खड़े रहना पड़ता है यूरिन करने के लिए। बहुत ताकत लगाते हैं और ताकत लगा के करते हैं, तब जाके धीरे से 5-7 मिनट 6 मिनट खड़े रहने के बाद भी नहीं होता है, या होता है तो बहुत मुश्किल से होता है। रात में बार बार यूरिन जाते हैं, बार बार उठना पड़ता है। स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको तो ये ज़्यादा ही होता है। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं जिसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स भी बोलते हैं, LUTS। यानी कि अगर इस तरह के सिम्टम उनको दिखें, और तो स्पेशली अगर वो आने वाले टाइम पे प्रोस्टेट जैसे बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो इससे पहले वो अपने यूरोलॉजिस्ट के या यूरोलॉजी के डॉक्टर के साथ में मिले तो अच्छी बात है। उसके लिए दवाइयों से भी ट्रीटमेंट होता है, कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। तो दोनों तरह की ट्रीटमेंट है, दोनों तरह से मैनेज किया जा सकता है। स्टोन कब ऐसी समस्या आ जाती है या कब इतना ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है जब सर्जरी करनी पड़ती है? स्टोन की सर्जरी हमको तब करनी पड़ती है जब वो अपनी जगह पे जहाँ पे फंसा है वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। तो जनरली हमने ये जो देखा है कि यूरेटर में, किडनी में, या जो भी स्टोन है जहाँ पे भी है, अगर वो 7 mm से ऊपर है तो सर्जरी की 99% आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर उससे छोटा है और उसका पोजीशन अलग है, वो सीधे आराम से निकलने की जगह पे कहीं ऐसे हॉरिजॉन्टल आके फंस गया, तो 4-5 mm तक, यानी 4-5 mm तो नहीं, 4-5 mm तो, बट 5 से 6 mm के बीच में भी कई बार फंस जाता है, तब हमको निकालना पड़ता है, तब उसको ग्रैस्प करके निकालना पड़ता है।
वो सर्जरी किस तरीके की होती है? दूरबीन से लेजर, होती है। रोबोटिक, किस तरीके दो की? तीन तरीके से होती है। एक होती है एंडोस्कोपिक सर्जरी। एंडोस्कोपिक सर्जरी में एक लिथोट्रिप्टर के थ्रू तोड़ते हैं, एक लेज़र होता है, और एक होता है ESWL, जिसको शॉक वेव लिथोट्रिप्सी भी बोलते हैं। तो आम भाषा में, चालू भाषा में एंडोस्कोपिक सारी सर्जरी को हम लेज़र बोलते हैं, बट सारी सर्जरी लेज़र नहीं होती। कुछ होती लिथोट्रिप्टर के थ्रू होती है और कुछ लेज़र के थ्रू होती है, और एक होता है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसमें आप किडनी के पास एक यंत्र लगाते हैं और उससे वहाँ से शॉक जाता है और वो उसको धीरे 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 करके तोड़ता है। तो ये तीनों जो सर्जरी हैं ये पेनफुल रहती है या बिना? नहीं, सारी की सारी पेनलेस सर्जरीज होती हैं, बट उसमें से सिर्फ एक है जो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी बोलते हैं, जैसे PCNL, जो किडनी में जो स्टोन्स होते हैं उसके लिए RIRS भी किया जाता है। नई टेक्निक डेवलप हुई है जो आप थ्रू फ्लेक्सिबल स्कोप के थ्रू जाके अंदर से लेज़र के थ्रू सर्जरी कर सकते हैं, तो उसके लिए PCNL आप अवॉइड कर सकते हैं। और पर PCNL ऐसा होता है कि PCNL के लिए आपको किडनी का रास्ता या यहाँ से आपको पंक्चर करना पड़ता है, और वहाँ पे छोटा सा एक छेद बना के आप जाके स्टोन को बहुत आराम से तोड़ सकते हैं। वो भी एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है और बहुत अच्छे से होती है। किडनी और प्रोस्टेट में अगर कैंसर होता है तो इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है? अगर कैंसर है तो सबसे अच्छा तरीका है जितने जल्दी आपको पता चले, जितने जल्दी सिम्टम आपको समझ में आए, उतने जल्दी उसके सारे आपको स्कैन्स कराने चाहिए, और प्रॉपर स्कैन के बाद जहाँ पे भी तकलीफ़ है उसके हिसाब से सर्जरी की जाती है। इसके अलावा ये यूरिनल इन्फेक्शन जो है वो किन लोगों में ज्यादातर पाए जाते हैं, किन में आपको ज्यादा देखने को? उन सारे बंदों पे या औरतों पे होता है, उनको ज़्यादा यूरिन रिलेटेड ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूरिन होल्ड करके रखे रहते हैं, या फिर उनको होता है जो जिनके शरीर में कुछ एनाटॉमिकल डिफ़िकल्टी होती है, या जो हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, जो कुछ फीमेल्स हैं जो डायबिटिक होती हैं, या इवन मेल्स वो भी अगर डायबिटिक हैं तो उनको भी ज़्यादा UTI होने के चांसेस होते हैं। तो और साथ साथ हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइजीन के साथ हाइजीन, साथ हाँ, हाँ, yes. बहुत ज़्यादा पब्लिक टॉयलेट हम यूज़ करते हैं और वहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है, तो उसके कारण भी तकलीफ़ होती है। और क्योंकि फीमेल यूरेथ्रा जो है बहुत शॉर्ट होता है, उसके कारण से उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी होता है। यानी कि सो ये इसीलिए यूरिनल फीमेल्स को जल्दी इन्फेक्शन होता है, फीमेल्स को ज़्यादा जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। पर अगर कोई उनके शरीर के रचनात्मक, जैसे मैंने बोला कि एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है, कुछ और है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर यूरेथ्रा बोला है, कुछ और है, तो उसके कारण भी UTI बहुत होता है। क्या पानी ना पीना भी एक तरीके से यूरिनल इन्फेक्शन को दावत देना है? हाँ, सच में अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे ही नहीं तो वो ड्राई होगा, ड्राई होके फिर से कहीं ना कहीं तकलीफ बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि समय पे पानी पीते रहें और सही रहें। यूरिनल इन्फेक्शन में अगर पेन होता है तो वो क्यों होता है और इसे रिलीव करने के लिए क्या किया जाता है? पेन इसलिए होता है मैम क्योंकि जब इन्फेक्शन हो गया, वो जिस जगह पे आपको इन्फेक्शन है, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर हो, यूरेथ्रा हो या प्रोस्टेट हो, वो जो भी है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो इन्फ्लेम्ड होता है, उसमें घाव सा बन चुका होता है, तो अगर उसमें घाव सा बन गया तो उसमें कोई भी चीज़ यूरिन टच हो या कुछ हो तो फिर कैसे जलन होगा। तो बस वो जलन इसलिए होती है, और रास्ते में रुकावट अगर कहीं उसके कारण से, सूजन के कारण से बनने लग गई, तो पेन होता है उसके कारण साथ ही साथ, क्योंकि वो जब निकल नहीं पाता तो आपको दर्द करेगा ही करेगा। वरुण जी, ये जो पूरा प्रोग्राम हमने जो डिस्कशन किया है, जी। हालांकि वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया है जिस पर आम लोग आजकल बात करना ज्यादा जरूरी नहीं समझते या फिर अवेयरनेस की कमी है, तो हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा पाए। अब अपनी तरफ से कुछ टिप्स जो है वो हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि किस किस चीजों से बचें, किस चीज का सेवन करें जिसकी वजह से उन्हें यूरिनल इन्फेक्शन ना हो और उन्हें यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की नौबत ना आए। देखिए, उनके पास जाने की नौबत ना है, उस पे तो बात पे बात करेंगे। सबसे सिंपल तरीका है, हर घंटे एक गिलास पानी पिएं, अपने शरीर को बराबर हाइड्रेटेड रखें। जी। पानी की कमी नहीं होगी तो जनरली यूरिन की तकलीफ नहीं होगी। अगर कुछ एनाटॉमिकल डिफ़िकल्टी या डिफ़ॉर्मिटी है तो
डेफिनेटली आपको यूरोलॉजिस्ट की नीड होने वाली है। पर अगर आप पानी बराबर पीते रहेंगे, समय पे यूरिनेशन करते रहेंगे, तो आपको यूरोलॉजिस्ट से मिलने की नीड कम से कम पड़ेगी या ना नहीं पड़ेगी। बाकी रही बात कि आपका डायबिटिक अगर हैं आप और वो कंट्रोल्ड है तो भी काफ़ी सही रहेगा, जिसके कारण से जो काफ़ी यूटीआई होता है या दूसरे सिम्टम्स हैं, दूसरी बीमारियां होने के चांसेस भी होते हैं, वो भी काफ़ी कम होंगे। तो ये थे हमारे साथ यूरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर वरुण, जिनका कहना है कि यूरोलॉजी के जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादातर जो है यूरिनल इन्फेक्शन की बीमारियों को ठीक करने का काम करते हैं, और एक तरीके से आपको टिप्स डॉक्टर वरुण ने दिया है कि किस तरीके से आप इनसे बच सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में इस जागरूकता की कमी है, जिसके लिए हमने ये खास प्रोग्राम जो है, एक तरीके से ये डिस्कशन प्रोग्राम रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस कार्यक्रम पहुंचे और वो इसके बारे में ज़्यादा जागरूक हो पाए। तो बहुत ज़्यादा पानी का सेवन करें और बॉडी को पूरी तरीके से हाइड्रेटेड रखें। सबसे बड़ी बात ये भी है कि आने वाले समय में गर्मियों की शुरुआत होने वाली है, और इसे ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए हर प्रति घंटे पानी पीना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमें डॉक्टर वरुण ने बताया। और अगर हम पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो इस तरीके की बीमारियों से हम पहले से ही बच सकते हैं। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद हमारे आपका इस भी। कार्यक्रम में समय जी, देने के लिए। थैंक यू सो मच।